हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए नया वीडियो जो कंटिन्यूएशन है हमारी लास्ट वीडियो का। वो था पार्ट 1, ये है पार्ट 2। वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन। अब यहाँ पे शुरू करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 21 से। ये हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। साइकोलॉजी सेक्शन के हमारे ये क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थाट्स और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज़। जब आप जानबूझ के कुछ ऐसे थॉट जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं या जो आपके मन में आ रहे हैं, जिनसे आप सैड हो रहे हैं या फिर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, उनको आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे एक कॉन्शियस अवेयरनेस या फिर सही ये जो कंडीशन है उसके हिसाब से। तो वो क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका सप्रेशन। सप्रेशन मतलब होगा कि जब आप सीधे रिजेक्ट कर रहे हो कोई भी थॉट या फीलिंग, जब जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जिससे आप दुखी हो रहे हो, किससे? जब कॉन्शियस अवेयरनेस से, मतलब थॉट को छोड़कर आप जो रियल में जिस सिचुएशन में हो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज़ सप्रेशन। यहाँ देखिए दिया गया है, इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग रिजेक्शन ऑफ अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और थॉट्स कॉल्ड रिप्रेशन एंड वॉलेंट्री रिजेक्शन इज कॉल्ड सप्रेशन। देखिए अभी ऊपर हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि जब इनवॉलेंट्री मतलब हम खुद से नहीं कर रहे हैं, जब हमारा माइंड खुद ही से अनप्लीजेंट या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, नहीं आने दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेशन। और यहाँ पे हम खुद जानबूझ के उन थॉट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सप्रेशन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होने वाला है? जो इनवॉलेंट्री हो रिजेक्शन ऑफ थॉट, दैट इज़ रिप्रेशन, और वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ थॉट, दैट इज़ सप्रेशन। A teenager who require lengthy rehabilitation after an accident decide to become a physical therapist as a result of his experience is an example for। एक ऐसा टीनेजर है जो किसी एक्सीडेंट के बाद रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत थी उसको, वो क्या बन गया? फिज़िकल थेरेपिस्ट बन गया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? एग्जांपल है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, जब एक पर्सन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसके क्षमता या कैपेबिलिटी के बाहर है, उसने डिसाइड किया कि वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में रह के वो क्या कर सकता है। उसने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था ना कि वो क्या बन गया? फिजिकल थेरेपिस्ट बन गया। तो ये एग्जांपल है आपका आइडेंटिफिकेशन, मतलब राइट चीज़ को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना, दैट विल बी आइडेंटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे दिया गया है, द पर्सन हैज़ अनकॉन्शियस assumption ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन हिमसेल्फ एंड द पर्सन whom he admires called identification। द पर्सन अनकॉन्शियसली एक एजम्पशन करता है या फिर एक धारणा रखता है जिससे कि वो सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ लेता है एक ऐसे पर्सन के साथ में जिसको वो क्या करता है कि जो उसके आइडियल होता है या जो उसके कंडीशन के हिसाब से सूट करता है। तो उसी को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। हीरो वर्शिप इज़ अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विथ रियल लाइफ हीरोज़। मतलब जैसे हमारे पास बहुत से ऐसे लाइफ में एग्जाम्पल होते हैं कि मान लीजिए पहले वो एक एथलेटिक थे, रनिंग करते थे, फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, पैर में पैरालिसिस या फिर नीचे का पार्ट मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या ट्राई किया कि जो उनका ऊपर का जैसे पार्ट है, उन्होंने शूटिंग ट्राई कर लिया, उसमें अपने आप को बेस्ट बना दिया। तो वो चीज़ है आपका आइडेंटिफिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल। बिकॉज ड्यूरिंग लेंदी रिहैबिलिटेशन टीनेजर विल अज्यूम फिजिकल थेरेपिस्ट एज हिज रियल हीरो। जब वो रिहैबिलिटेशन ले रहा था, जैसे हमने एग्जाम्पल ऊपर डिस्कस किया, तो उसने ये देखा कि जो उसका फिजिकल थेरेपिस्ट है वही उसका हीरो हो गया, क्योंकि उसने 1 बाय 1 करके उसको फिर से क्या करवा दिया, रीगेन करवा दी जो भी दिक्कतें उसको हो गई थी। तो यहाँ पे उसने उन्हीं को अपना आइडियल बनाया और वो भी एक फिजिकल थेरेपिस्ट बन गए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस हिज फेलियर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर इज नोन एज। जब एक आदमी अपने फेलियर का कारण किसी दूसरे को बताता है, ब्लेम करता है कि इनके वजह से ये नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना है, किसी पे उंगली उठाना कि भाई हम यहाँ गए थे, ये नहीं आए होते तो हम ये काम कर लिए होते, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। मतलब दूसरे को अपने फेलियर के लिए ब्लेम करना। यहाँ पे देखिए दिया गया है, प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन ब्लेमिंग अदर्स फॉर वंस ओन शॉर्टकमिंग, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग, मॉरल डिफेक्ट और रॉन्ग डिज़ायर्स। यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपने फेलियर या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या मॉरल डिफेक्ट या रॉन्ग डिज़ायर की वजह किसी और को बताता है, किसी और को ब्लेम करता है। प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन ब्लेमिंग अदर्स फॉर वंस ओन शॉर्टकमिंग, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग, मॉरल डिफेक्ट
और रॉन्ग डिज़ायर्स। यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपने फेलर या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या मॉरल डिफेक्ट या रॉन्ग डिज़ायर की वजह किसी और को बताता है, किसी और को ब्लेम करता है। क्वेश्चन नंबर 24, अ पेशेंट एडिक्टेड टू ड्रग सेज एवरीवन आई नो इज़ यूजिंग कोकेन, व्हाई शुड आई विल? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यही चीज़ कि एक पर्सन है जो एडिक्टेड है ड्रग का, वो क्या कर रहा है कि मैं जिसको जिसको जानता हूँ वो सब कोकेन का यूज़ करते हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल आपका प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन मतलब वो अपनी जो गलतियाँ हैं दूसरे को ब्लेम करके छुपाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिविजुअल ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट एज इट आर ड्यू टू अदर्स आर रेफर्ड एज। फिर वही चीज़ कि यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या थॉट जो एक पर्सन के मन में आ रहा है, पर वो क्या कर रहा है, ये दूसरे की वजह से है, इन्होंने ऐसा कहा इसलिए मेरे मन में ऐसा है, ये वाला। ये बच्चों में बहुत दिखते हैं पर वो नॉर्मल होता है, एक तरीके से वो भी डिफेंस मैकेनिज्म ही है। तो ये क्या होगा आपका प्रोजेक्शन, कि अपने गलती का हमने किसको दे दिया क्रेडिट, दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर फेलियर इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट ब्लेम्स हिज टीचर एंड पेरेंट्स, दिस बिहेवियर इन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक बच्चा फेल हो गया एग्जाम में तो उसने क्या बोला कि हमारे टीचर और पेरेंट्स की वजह से मैं फेल हो गया, तो ये भी वही है प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्टिंग एंगर एट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट अदर देन इट्स प्राइमरी सोर्स। जब क्या होगा कि हमें गुस्सा किसी और पे रहता है, हम उतारते किसी और पे, क्योंकि क्या होगा कि जिस पे गुस्सा है, जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि जब एक एम्प्लॉय को अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा है पर वो अपने बॉस को एंगर दिखा नहीं सकता, तो घर पे आके या तो अपने बच्चों या छोटे भाई बहन पे गुस्सा उतारता है, मतलब अपना जो गुस्से का कारण है वो किस पे उतारेगा, अपनी वाइफ पे या भाई बहन जिस पे भी, और उसको उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। फीलिंग और एंगर टूवर्ड्स वन पर्सन आर डायरेक्टेड टू अनदर पर्सन हु इज़ लेस थ्रेटनिंग कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्राइंग ऑन वाइफ आफ्टर गेटिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज बॉस, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। देखिए कि जब हम एक पर्सन पे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम उसको दूसरे पे ले आते हैं। जैसे जब बॉस से डांट पड़ी तो हस्बैंड ने क्या किया, उसको आके अपने वाइफ पे उतारा, उसको फालतू में से गुस्सा करना शुरू कर दिया, तो ये बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व रीडायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द सेफर टारगेट। यहाँ पे भी सेम यही कह रहा है कि जो उसका ओरिजिनल या प्राइमरी सोर्स है उससे हटा के हम एक ऐसी जगह पे अपना एंगर या फिर जो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं जो सेफ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ क्लाइंट स्टेटेड दैट पीपल गेट एंग्री एंड टेक इट आउट ऑन मी, दिस सेंटेंस इंडिकेट्स विच डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इंटरप्रिटेड बाय काम एंड क्वाइट बिहेवियर ऑफ अ क्लाइंट आफ्टर एनी एक्सीडेंट। एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें किसी भी एक्सीडेंट के बाद कोई भी पर्सन बहुत ही आराम से चीज़ों को बता रहा है या चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कहलाएगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, मतलब अपना दिमाग लगा के आराम से वो चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। जैसे बहुत बार होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा कि कुछ लोग होंगे हाइपर होंगे, चिल्लाने लगते हैं, और कुछ क्या होंगे आराम से हाँ ठीक है उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। कौन सा, इंटेलेक्चुअल, मतलब जहाँ पे आप अपना आप ही की गलती है पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज एन अटेम्प्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अवॉइड द इम्पल्सेस विच आर ऑब्जेक्शनेबल और पेनफुल बाय यूजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग और लॉजिक, यूज़ ऑफ अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। वही है जो मैंने एग्जांपल बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शन करने लायक हैं या पेनफुल हैं, पर क्या है आप वहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके चीज़ों को या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ करके सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। इट सर्च इज़ अ कॉग्निटिव सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे क्या है कि अगर मतलब इमोशनली ना होके आदमी क्या कॉग्निटिव सोल्यूशन या दिमाग लगा के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। पर्सन शोज नो इमोशन एक्सप्रेशन व्हेन डिस्कसिंग अ सीरियस इंसिडेंट ऑफ लाइफ। यहाँ पे इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं शो करेगा अगर वो कोई सीरियस इंसिडेंट लाइफ का डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जनरलाइजेशन टू डिक्रीज पेनफुल थिंकिंग इज। तो यहाँ पे भी राइट आंसर होगा आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मतलब कोई भी पेनफुल थिंकिंग को वो कम करने के लिए अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है या इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। A 15-year-old girl is brought to the psychiatry OPD by her neighbors. Immediately after the death of her father, she looks very calm and controlled, does not show any sign of distress and respond to the question of the psychiatrist in a gentle manner. The analysis of this behavior indicate which defense mechanism. एक 15-year-old बच्ची है, उसको उसके फादर के डेथ के बाद साइकेट्रिक के पास OPD में लाया गया, तो वो वहाँ पे
कोई भी इमोशन ना शो करके जो भी साइकेट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर करिए। तो ये किस टाइप का आपका डिफेंस मैकेनिज्म है? डिनायल, रैशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन या सब्लिमेशन? तो राइट आंसर होगा इंटेलेक्चुअलाइजेशन। मतलब उसे पता है, उसने क्या किया, उस सिचुएशन को थोड़ा सा अपने कॉग्निटिव माइंड के साथ हैंडल करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन अ पर्सन रिट्रीट टू रिवर्ट टू इन्फेंटाइल और चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। जब क्या होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें पर्सन क्या करेगा, बच्चों जैसे या अपने चाइल्डिश बिहेवियर को ले आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे होगा रिग्रेशन, राइट आंसर होगा। व्हेन अ पर्सन अनेबल टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड स्ट्रेस इन अ मैच्योर वे, he start to behave in less mature way like infantile or childish, called regression defense mechanism। जब पर्सन सीरियस होकर किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता तो क्या करेगा, एक चाइल्डिश नेचर में या फिर बहुत प्यार से ऐसे बोलने लगेगा बच्चों की तरह, तो उसी को हम कहते हैं रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन एन एडल्ट इज अंडर अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस, ही इज रिफ्यूजिंग टू लीव हिज बेड एंड इंगेज इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़, व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज बाय हिम? जब एक एडल्ट है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो वो क्या करेंगे कि मतलब सुबह उठना नहीं चाह रहे हैं और अपनी डे लाइफ में काफ़ी इंगेज रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे भी राइट आंसर होगा आपका रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है, एन एडल्ट थ्रोइंग अ टेम्पर टैंट्रम व्हेन ही डज नॉट गेट हिज ओन वे इज़ एन एग्जांपल ऑफ। मतलब एक एडल्ट हैं, वो बच्चों की तरह टेम्पर टैंट्रम वाला बिहेवियर करने लगते हैं, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अगेन यहाँ पे राइट आंसर होगा रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, 50-year-old Mohan diagnosed as rectal cancer, and his response to the diagnosis is that nothing is wrong, it is just a hemorrhoids. Which defensive mechanism is used? मतलब एक 50-year-old का मोहन है, उनको रेक्टल कैंसर बताया गया, पर उन्होंने ये डायग्नोसिस सुन के एक नॉर्मली रिस्पॉन्स किया कि ये कुछ गलत, ये क्या है, गलत है, ये हेमोरॉइड्स है बस। तो ये कौन सी टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है? तो यहाँ राइट आंसर होगा डिनायल। डिनायल मतलब एक ऐसी कंडीशन जब आपको सच पता चलता है पर आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। इंस्टीड आपको पता रहता है दैट इज़ द ट्रूथ, बट आप उसको डिनाई करते हैं, मना करते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए 36 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।